चलिए शांत हो जाइए दोस्तों। आप जिंदगी के सबसे बड़े काम में लगे हुए हैं, ये बात को भूलिएगा नहीं। हाँ, इसीलिए गंभीरता बरतिए। और ये जो आपकी पढ़ाई है, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि विद्यार्थी छोटे मोटे काम के लिए पढ़ाई को टाल देता है। फूफा जी बीमार पड़े, अस्पताल में है, चल गए देखने पढ़ाई छोड़ के। मौसी के यहाँ शादी है, पढ़ाई छोड़कर गांव चले गए, या 2 दिन पढ़ाई छोड़ दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अपने पढ़ाई को प्रति पूरी ईमानदारी बरतिए। पप्पा बीमार है तो उसका बेटा कहाँ है, वो आके देखे अपना, हम काहे जाएंगे क्या? तो इंसानियत करने के लिए हम थोड़े करें, अभी करें। अभी इंसानियत क्या 30 वर्ष के बाद, 40 वर्ष के बाद नहीं निभाई जाती है? अभी नौकरी नहीं हुआ ना, तो सबसे पहले वही पुप्पा बोलेंगे। ठीक है, कि पटना में अपनो खराब हो गया और हमरो बेटा खराब कर दिया। क्या ये बात हम कर रहे हैं? तो इंसानियत, ईमानदारी, ये सब कुछ कहने वाली बात है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अभी सिर्फ पढ़ाई पर, पहला काम पढ़ाई। क्योंकि सवाल जिंदगी बनाने का ना है, सवाल इंसानियत निभाने का, दोस्ती निभाने का भी है ही नहीं। अभी सवाल केवल जिंदगी का है कि एक सरकारी नौकरी हो जाए, उसके बाद तो अपने आप इंसानियत बन जाती है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, बिल्कुल परसों का रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं अपलोड हुआ है, ध्यान दीजिएगा ऑपरेटर साहब। परसों का जो रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं अपलोड हुआ, जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाए। तो पिछले क्लास में हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़े थे, काफी विस्तार पूर्वक पढ़ लिए थे, और आपको बोले थे कि नाइट्रिक अम्ल के बारे में खुद पढ़िएगा, जितनी बात है उतनी बात को याद रखनी है। आज हम एक नए नॉन मेटल की ओर बढ़ रहे हैं, और वो है फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस, फास्फोरस। और फास्फोरस का जो फास्फोरस, बात नहीं करना है, बोलना नहीं है, समझना एक एक बात को। फास्फोरस जो है, यह 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। 2 ग्रीक शब्द से, एक ग्रीक शब्द फास और दूसरा ग्रीक शब्द फोरस। यानी कि फास्फोरस शब्द जो है, यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर तैयार हुआ है। एक ग्रीक शब्द फास है और दूसरा ग्रीक शब्द फोरस है। और इस शब्द के शाब्दिक अर्थों पर जाइएगा तो फास का मतलब होता है प्रकाश, अब फोरस का मतलब होता है धारण करने वाला। इस तरह से अगर हम फास्फोरस के शाब्दिक अर्थों पर जाएंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश का धारण करने वाला, प्रकाश का धारण करने वाला। तो फास्फोरस 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है
और यह दो ग्रीक शब्द फोस और फोरस है, जिसलिए फास्फोरस का शाब्दिक अर्थ निकल कर क्या आता है? प्रकाश को धारण करने वाला। तो अगर फास्फोरस का शाब्दिक अर्थ प्रकाश को धारण करने वाला है, तो क्या सच में फास्फोरस ऐसा है? तो फास्फोरस के प्रकृति के कारण फास्फोरस को यह नाम मिल गया है। फास्फोरस की अपनी प्रकृति के कारण यह नाम मिला हुआ है। कौन सी ऐसी प्रकृति है? तो फास्फोरस एक अति क्रियाशील अधातु है। जिस तरह धातुओं में सोडियम लिथियम बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, उसी तरह क्रियाशील है कौन? फास्फोरस इतने क्रियाशील है कि इसे आप खुले में नहीं रख सकते हैं। अगर फास्फोरस को खुले में रख दीजिएगा तो वायु के ऑक्सीजन से यह इतनी तेजी के साथ रिएक्शन करता है कि आग लगा देता है, और ये जब हवा में ऑक्सीजन से तेज रिएक्शन के कारण जलने लगता है तो इसका लौ पीले रंग का होता है, इसका फ्लेम येलो कलर का होता है। तो बिल्कुल फास्फोरस अपने नाम के अनुरूप काम करता है, नाम के अनुरूप अपने प्रकृति को दर्शाता है। ये बहुत क्रियाशील है, इसे खुले में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से ही इतनी तेजी अभिक्रिया करता है कि इसमें आग लग जाता है। तो फास्फोरस को खुले में अगर नहीं रख सकते तो इसको कहां रखते हैं? तो ध्यान रखिए, अगर फास्फोरस को स्टोर करना है तो कहां स्टोर करते हैं? जल में। फास्फोरस को जल में स्टोर करते हैं, और जल में इसलिए स्टोर करते हैं कि क्योंकि अधातु है। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, और फास्फोरस ऐसा धातु है जो जल में घुलनशील नहीं है, इसीलिए इसको बेहतर तरीका है कहां स्टोर करे? जल में स्टोर करे। सोडियम अति क्रियाशील था, लेकिन उसे हम मिट्टी तेल में रखे थे। क्यों? तो सोडियम धातु था, उसे हम जल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि धातु जल से भी अभिक्रिया करता है। सोडियम अगर अभिक्रियाशील है तो वह जल से भी इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है कि जल के भी ऊपरी सतह पर आग लगा देता है। लेकिन फास्फोरस अधातु है, और अधातु का केमिकल प्रॉपर्टीज हम पहले क्लास में बता दिए थे कि अधातु जल से अभिक्रिया। तो फास्फोरस इसलिए आप जल में रख सकते हैं, बाहर में इसे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यह क्या उत्पन्न कर देगा? प्रकाश उत्पन्न कर देगा। फास्फोरस जब हवा में जलता है तो इसके लौ का रंग कैसा होता है? और ये हवा में स्वतः जलता है, ये नहीं कुछ करना पड़ता है। फास्फोरस रखिए, आग लगना शुरू। कहां रखना पड़ेगा? जल में रखना पड़ेगा। अब कहिएगा कि मिट्टी तेल से क्या दिक्कत है, उसमें नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। अब जल में सस्ता है कि मिट्टी तेल? जल। तो जल में रखते हैं। मिट्टी तेल तो आजकल मिलबोन करता है, नहीं मिलता है। कोटो में मिलता है, हमारे गांव तो नहीं मिलता है। अब मिलबो करेगा 16 टका लीटर मिलेगा क्या जी? आराम से बिस्लरी खरीद कर उसमें नहीं रख देंगे फास्फोरस क्या? तो देख लिए फास्फोरस का शाब्दिक अर्थ। अब आइए सबसे पहले हम फास्फोरस का क्लासिफिकेशन कर ले। फास्फोरस का क्लासिफिकेशन। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 31। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 और परमाणु द्रव्यमान कितना? 31। और अगर हम फास्फोरस का क्लासिफिकेशन करें
तो क्लासिफिकेशन करने का मतलब यही होता है कि हम इस बात को जाने कि वह पीरियोडिक टेबल में कहां पर रखा है। और हम जानते हैं कि फास्फोरस का या किसी भी तत्व का अगर क्लासिफिकेशन करना है तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानना पड़ेगा। और इसका परमाणु संख्या कितना है? 15। एटॉमिक नंबर कितना है? और अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना, और इलेक्ट्रॉन 15 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यानी पहला सेल में, फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में, लास्ट सेल में, लास्ट या तीसरा सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, और इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और कोर इलेक्ट्रॉन 10। अब अगर हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए हैं तो आसानी से इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक का पता लगा लेंगे। सबसे पहले आवर्त यानी कि पीरियड, इसका कौन होगा? एक तत्व के परमाणु में जितने सेल होते हैं उतना ही उसका आवर्त संख्या होता है, उतना ही उसका आवर्त संख्या होता है। और सेल 3 है, 1 2 3, तो इसीलिए फास्फोरस आवर्त सारणी के किस आवर्त में है? तीसरा आवर्त में है, थर्ड पीरियड में है। और फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? तो निश्चित तौर पर यह किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में। और वैसे भी आप जानते हैं कि नॉन मेटल पीए ब्लॉक में रहते हैं। फिर भी अगर आप किसी तत्व को नहीं जान रहे कि कौन ब्लॉक होगा तो याद रखिएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो, और अंतिम से पहले डी है तो डी ब्लॉक, अंतिम से पहले डी है तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा जैसे अंत में क्या है, अगर अंतिम से ठीक पहले डी है, कोई भी डी, 1D 2D 4D कोई भी डी, तो वह कौन ब्लॉक होगा? और अंतिम से पहले एफ है तो एफ ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाए तो एस ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाए तो, अंतिम से पहला इलेक्ट्रॉन डी में जाए तो, अंतिम से पहला इलेक्ट्रॉन एफ में जाए तो एफ ब्लॉक। एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल को पढ़िएगा अगर ब्लॉक को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पहचानने में दिक्कत हो रही तो। फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब फास्फोरस पी ब्लॉक का है। और पी ब्लॉक का ग्रुप यानी कि वर्ग जो होता है वह 10 जोड़ देते हैं बैलेंस। पी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ने पर प्राप्त होता है, यानी क्या? 15। तो फास्फोरस किस पीरियड का है? किस ब्लॉक का है? किस ग्रुप का है? तो फास्फोरस पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15, पीरियड तीसरा और ब्लॉक पी का सदस्य है। फास्फोरस आवर्त सारणी के आवर्त तीसरा, ब्लॉक पी और वर्ग 15 का सदस्य है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको याद नहीं करना है बल्कि यह समझना है कि हम क्लासिफिकेशन किए कैसे। क्लियर? वैसे ब्लॉक याद रखने का तो जरूरी ना, पूरा चैप्टर ए पी ब्लॉक है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, आधा तो ये चैप्टर, आधा तो पूरा चैप्टर है आपका क्या है? पी ब्लॉक है। क्लियर? फास्फोरस के क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत है नहीं ना? आइए अब हम बात करेंगे फास्फोरस की उपस्थिति का। आपका जो ये विशाल पृथ्वी है उसमें फास्फोरस कितना है? कहिएगा बहुत है, पृथ्वी के बात कर दिए तो बहुत है जी। लेकिन फास्फोरस की उपस्थिति को हम केमिस्ट्री के नजरिए से देखेंगे। नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा था, क्या कमी नहीं थी। लेकिन
अगर फास्फोरस की उपस्थिति की हम बात करें तो पृथ्वी के विशाल पर्यावरण में फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। अब कहिएगा ऐसा कहें तो आप शुरू में जान गए कि फास्फोरस बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जो बाहर में रखते ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। क्या लगता है कि वह अकेला अकेला मस्ती में रहेगा, ऑक्सीजन रहने देगा? तो फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण पृथ्वी के पर्यावरण में यह मुक्त अवस्था में कहीं भी पाया, इस पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर कहीं भी आपको मुक्त अवस्था में फास्फोरस नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और अगर फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा तो इसका एकमात्र कारण है फास्फोरस अति क्रियाशील है, मुक्त अवस्था में वही मिलेगा जो क्रियाशील नहीं है। उदाहरण के लिए धातु में मुक्त अवस्था में सोना चांदी प्लेटिनम ही मिला था, और मुक्त अवस्था में सोना चांदी प्लेटिनम क्यों मिला था? क्योंकि वो क्रियाशील किसी से अभिक्रिया नहीं करता था। नाइट्रोजन आपको मुक्त अवस्था में इसलिए मिला क्योंकि वो इनर्ट गैस की तरह भी किसी से अभिक्रिया, इसीलिए मुक्त अवस्था में भारी परिणाम में मौजूद था। लेकिन फास्फोरस क्रियाशील ही नहीं, अति क्रियाशील है। अति क्रियाशील उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन से भी स्वतः रिएक्शन कर बैठे। तो फास्फोरस पृथ्वी के विशाल पर्यावरण में क्या मुक्त अवस्था में मौजूद है? और अगर फास्फोरस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं है तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि यह बहुत ज्यादा, तो फास्फोरस अगर है तो केवल संयुक्त अवस्था में, केवल संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था का मतलब क्या? यौगिक के रूप में। तो फास्फोरस केवल संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं, और संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो किस यौगिक के रूप में? आप कई फॉस्फेट खनिज के नाम सुने होंगे, सुने हैं? फॉस्फेट खनिज का नाम सुने होंगे जरूर, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, लव फॉस्फेट, सुने ना? तो फास्फोरस केवल संयुक्त अवस्था में किस रूप में मौजूद है? जितने भी फॉस्फेट खनिज हैं उसमें क्या मौजूद है? अब फास्फोरस की मौजूदगी के कारण इसका नाम क्या है? फॉस्फेट। तो उपस्थिति का जिक्र कर लिए। फास्फोरस केवल और केवल संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर जहां भी फास्फोरस संयुक्त अवस्था में है, किस रूप में है? यौगिक के रूप में। किस यौगिक के रूप में? फास्फोरस युक्त यौगिक को क्या कहते हैं? फॉस्फेट कहते हैं। तो मुक्त अवस्था में कहीं नहीं है, जहां कहीं भी है। और फास्फोरस दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, बहुत महत्वपूर्ण। यकीन मानिए कि हमारे हड्डी और दांतों में कैल्शियम के बाद जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो फास्फोरस है। आप जानते होंगे कि हड्डी और दांतों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से हुआ है। हड्डी और दांतों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से हुआ है। तो ये जो पृथ्वी पर सजीव है उनके भी शरीर का एक अनिवार्य हिस्सा है कौन? फास्फोरस, अनिवार्य हिस्सा। अगर शरीर में फास्फोरस की मात्रा संतुलित मात्रा से कम हो जाएगी तो हड्डी भी लचक जाएगा, दांत भी टूट जाएगा। हड्डी और दांतों के स्वस्थ विकास के लिए शरीर में केवल कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होना जरूरी नहीं है, बल्कि फास्फोरस का भी होना जरूरी है। तो फास्फोरस हमारे शरीर में है, लेकिन किस अवस्था में? और सबसे ज्यादा हड्डी में है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। और तो और आप जानते होंगे कि सजीव ऊर्जा के किस रूप का इस्तेमाल करता है?
जिस तरह गाड़ी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करता है जी, ठीक उसी तरह मानव शरीर ऊर्जा के लिए किसका इस्तेमाल करता है? एटीपी। हम जो भोजन करते हैं अंततः वह किसमें कन्वर्ट होता है? और एटीपी के रूप में ही सारे सजीव ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सारे सजीव ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और इस एटीपी का निर्माण फास्फोरस के बिना संभव नहीं है, नहीं है संभव। एटीपी का फुल फॉर्म ही है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिना फास्फोरस का ऊर्जा का जो मेन कंपाउंड है एटीपी बनेगा ही नहीं। फास्फोरस खत्म, एटीपी खत्म। एटीपी खत्म तो क्या लगता है पृथ्वी पर कोई भी सजीव आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। यानी फास्फोरस के अस्तित्व पर खतरा, यानी सजीव के अस्तित्व पर बड़ी महत्वपूर्ण। इतने महत्वपूर्ण मुक्त अवस्था में है नहीं, क्रियाशील संयुक्त अवस्था में है, वो भी क्या, लेकिन इसकी जरूरत काफी ज्यादा है, इसकी जरूरत काफी, इसीलिए फास्फोरस को बनाना पड़ेगा। क्या जी? मानव के शरीर के लिए कितना महत्व रखता है फास्फोरस समझे। और जो फास्फोरस मानव के लिए महत्व है वो सभी सजीवों के लिए महत्व है। चाहे आप मानव की हड्डी की बात कर लीजिए, पक्षी की हड्डी की बात कर लीजिए, सबके हड्डी कैल्शियम फास्फोरस से बने होते हैं, सबके हड्डी। और हम अपने शरीर को जो फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं वो हड्डी चबा चबा के ही। क्या? चिकन लेग पीस में तो चबा चबा के हड्डी खाते, वो कैल्शियम फॉस्फेट है, उससे आपके शरीर में कैल्शियम फास्फोरस दोनों की आपूर्ति होती है। अब कहिएगा जो शाकाहारी है उसको फास्फोरस किससे मिलता है? दूध से मिलता है, अंडा से मिलता है। और अंडा मांसाहारी। अच्छा, दूध से मिलता है और बाकी तो हमको अभी पता नहीं है किससे मिलता है। चलिए सब कुछ खाइए, फास्फोरस कहीं से कहीं मिलवे करेगा। हाँ ठीक है, तो उपस्थिति क्लियर हो गया। अब फास्फोरस बड़ी जरूरी चीज है। अर्थव्यवस्था में फास्फोरस का व्यापक रूप से इस्तेमाल दिया सलाई माचिस बनाने में किया जाता है, विभिन्न प्रकार के पॉइजन बनाने में किया जाता है जिससे हम चूहा को मारते हैं। तो फास्फोरस की कई उपयोगिता है और वो संयुक्त अवस्था में ही मौजूद है, इसीलिए फास्फोरस को बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों फास्फोरस को बना डालते हैं। फास्फोरस निर्माण की विधि। फास्फोरस निर्माण की, फास्फोरस तो मुक्त अवस्था में है नहीं, लेकिन उसका उपयोग बहुत, तो हमें बनाना ही पड़ेगा। अब फास्फोरस को प्रयोगशालाओं में बनाने की कोई जरूरत है या फास्फोरस को लैब में बनाया नहीं जाता। कहिएगा जब जरूरत होगा फास्फोरस का त्याग क्या करेंगे, तो मार्केट से खरीद कर ले आएंगे, लेकिन बनाएंगे नहीं, क्योंकि फास्फोरस तैयार करने की विधि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि प्रयोगशालाओं में इसका निर्माण संभव नहीं है। तो फास्फोरस निर्माण की विधि को जो हम समझते हैं, तो फास्फोरस निर्माण केवल औद्योगिक या व्यापारिक स्तर पर ही किया जाता है। तो कैसे फास्फोरस को निर्मित किया जाता है, आइए इसको समझिए। फास्फोरस निर्माण के लिए सबसे पहला चाहिए आपको हड्डी का राख। हड्डी का राख यानी कैल्शियम
फॉस्फेट। अब किसी भी हड्डी का राख चलेगा, चाहे मछली का हड्डी हो, मेढक का हड्डी हो, सांप का हड्डी हो, किसी भी का हड्डी चलेगा, सबका हड्डी क्या? सबका हड्डी कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरा कच्चा पदार्थ बालू या रेत, यानी क्या चाहिए? सिलिका या सिलिकॉन डाई ऑक्साइड। और तीसरा कच्चा पदार्थ चाहिए क्या? कोक, यानी कार्बन। 98% शुद्ध कार्बन को ही क्या कहा जाता है? कोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फास्फोरस को अगर निर्मित करना है तो आपको कितने कच्चे पदार्थ चाहिए? हड्डी का राख, बालू या रेत और कोक। हड्डी का राख यानी कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए, बालू यानी सिलिका चाहिए या सिलिकॉन डाई ऑक्साइड चाहिए, और कोक यानी कार्बन चाहिए। क्लियर हो गया? तीनों चीज ले लिए हैं। अब इन तीनों को आपस में क्या करते हैं? मिला देते। तीनों को आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। यानी कैल्शियम फॉस्फेट, हड्डी के राख, बालू या रेत यानी कि सिलिका, इसको क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं। अब फिर इसको डालते हैं किसमें? विद्युत भट्ठी में। किसमें? विद्युत भट्ठी में, जिसका टेम्परेचर 1273 केल्विन होता है। जिसका टेम्परेचर 1273 केल्विन होता है। जैसे विद्युत भट्ठी में 1273 केल्विन होता है, तब जाकर दो रिएक्शन होता है। कहां पर? भट्ठी में। कितना रिएक्शन? इन तीनों के बीच दो रिएक्शन होता है। इन तीनों के बीच दो रिएक्शन होता है। क्लियर हो गया? तो फास्फोरस बनाने के लिए कितने कच्चे पदार्थ चाहिए? कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिका और कोक, तीनों को आपस में मिलाकर कौन भट्ठी में डालेंगे? विद्युत भट्ठी में। यानी जो भट्ठी विद्युत ऊर्जा से गर्म होता हो, और उसमें टेम्परेचर कितना रखना है? 1273 केल्विन। कितना टेम्परेचर रखना है? 1273 केल्विन। और 1273 केल्विन में दो रिएक्शन होता है। सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट रिएक्शन करता है बालू से यानी सिलिका से, और बनाता है कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनाता है? कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और उसके बाद फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कोक या कार्बन से रिएक्शन करके फास्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? विद्युत भट्ठी में जैसे टेम्परेचर 1273 होता है, 1273 केल्विन टेम्परेचर पर हड्डी के राख, बालू और कोक के बीच दो रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि हड्डी के राख, बालू या सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कोक या कार्बन से रिएक्शन करके फास्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आइए समीकरण को बैलेंस कर ले। कैल्शियम कितना है? तो कैल्शियम को कितना बनाना पड़ेगा? तो सिलिकॉन भी कितना हो गया? तो सिलिकॉन को कितना बनाना पड़ेगा? बैलेंस हो गया। क्लियर? उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा? कार्बन भी कितना हो गया? तो कार्बन भी कितना? फास्फोरस कितना है? तो फास्फोरस क्या किए? और आपका समीकरण बैलेंस हो गया। चेक कर लीजिए बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। और इस तरह से दोस्तों जबरदस्त तरीके से आपका फास्फोरस बन के रेडी।
एक क्वेश्चन है, मदारी वाला फास्फोरस ही पानी से निकाल कर कागज में आग लगा देता है। बिल्कुल सही। मदारी सब या जादूगर सब ऐसा काम, या जादूगर का फास्फोरस के साथ कई सारे वर्क होते हैं। क्या जी फास्फोरस बन गया? कैसे बना देख लिए ना। फास्फोरस बनने के लिए कितने कच्चे पदार्थ? हड्डी का राख, बालू और कोक। रिएक्शन समझे? दोनों रिएक्शन बैलेंस है। तो अब आपका फास्फोरस बन के तैयार है और बने हुए फास्फोरस को तुरंत कहाँ रख देना है? पानी में, क्योंकि बाहर में क्या होगा आपको पता है ना। क्लियर? आइए, क्लासिफिकेशन, उपस्थिति और बनाने के तरीका को हम समझ चुके हैं। अब समझेंगे फास्फोरस के अपर रूप एलोट्रॉप्स। फास्फोरस के अपर रूप एलोट्रॉप्स। अपर रूप तो आप समझते ही हैं, कार्बन के 3 अपर रूप आप पढ़े भी थे, क्रिस्टलीय और 3 और क्रिस्टलीय। तो अपर रूप क्या होता है ये आप समझे हुए। एक ही परमाणु से बने भिन्न भिन्न पदार्थ, एक ही परमाणु से बने भिन्न भिन्न पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपर रूप। अपर रूप एक ही परमाणुओं से बने होते हैं, एलोट्रॉप्स, एक ही प्रकार के एटॉम से निर्मित डिफरेंट डिफरेंट टाइप मैटर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पदार्थ, लेकिन वास्तव में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप मैटर या अलग अलग पदार्थ नहीं होते हैं, वो एक ही होते हैं। उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं, बस उसके भौतिक गुणों को लेकर अंतर होता है। भौतिक गुण जैसे अवस्था हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रंग रूप आकार हो गया, ये सब भौतिक गुण हुआ। तो अपर रूप एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने भिन्न भिन्न पदार्थ है जिनके भौतिक गुण अलग लेकिन रासायनिक गुण। तो प्रकृति में फास्फोरस के भी कई अपर रूप मौजूद हैं, कई अपर रूप। फास्फोरस के कौन कौन अपर रूप मौजूद हैं? तो श्वेत या पीला फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस, तीसरा सिंदूरी फास्फोरस, एस्कारलेट फास्फोरस। लाल और सिंदूरी रंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या उस डिफरेंस को आप समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं? लाल रंग और सिंदूर के रंग में थोड़ा सा फर्क होता है। तो एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है सिंदूर के रंग के समान सिंदूरी फास्फोरस। चौथा है आपका ब्लैक यानी कि काला फास्फोरस, और पांचवा है आपको क्या? बैगनी फास्फोरस। पांचवा आपको क्या है? बैगनी फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस। तो फास्फोरस के कितने अपर रूप मौजूद है? फिलहाल 5 अपर रूप है, लेकिन प्रमुख अपर रूप मात्र कितने हैं? 2, श्वेत और बाकी अपर रूप की कोई विशेष जानकारी होना जरूरी। तो फास्फोरस के अब तक 5 अपर रूपों का पता चल चुका है। फास्फोरस के अब तक 5 अपर रूपों का पता चल चुका है, लेकिन सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस के बारे में अभी भी ढेर सारे अनुसंधान कार्य होना बाकी है। तो फास्फोरस के अपर रूप में कौन कौन प्रमुख है?
श्वेत या पीला तथा लाल फास्फोरस, इसी दोनों फास्फोरस को डिटेल में हम लोगों को जानना है। अगर इन तीनों फास्फोरस की कहिएगा तो सिर्फ आप ये जान लीजिए कि ये भी फास्फोरस है, लेकिन इसके बारे में और कोई विशेष जानकारी नहीं चाहिए। बस एक बात याद रखिएगा कि काला फास्फोरस विद्युत के सुचालक होते हैं। फास्फोरस अधातु है तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। फास्फोरस अधातु है तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ये जो काला फास्फोरस है ये विद्युत का क्या है? सुचालक। काला फास्फोरस विद्युत का क्या है? सुचालक है। बस इतनी बात को आप नोट कर लीजिएगा कि काला फास्फोरस अधातु होते हुए भी सुचालक है। या फास्फोरस का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? फास्फोरस का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? क्लियर? तो अब श्वेत और लाल को पढ़ना शुरू करें। फास्फोरस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? क्वेश्चन बन रहा है ना? नाइट्रोजन का क्वेश्चन बना था, 2-3 को नहीं बनेगा तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो अब हमें समझना है श्वेत या पीला फास्फोरस, और ध्यान रखिएगा श्वेत फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहते हैं, समझे? दोनों अलग अलग। और लाल फास्फोरस को डिटेल में समझना पड़ेगा। श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस को डिटेल में समझने के लिए आइए हम इनके बीच के अंतर को समझते हैं। क्या? और दोनों फास्फोरस के बीच जब अंतर को समझेंगे तो अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि श्वेत फास्फोरस क्या है और क्या गुण होते हैं। तो श्वेत या पीला फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस को डिटेल में पढ़ने के लिए हम इन दोनों फास्फोरस के बीच अंतर को समझते हैं। यकीन मानिए अंतर समझते समझते आपका पूरा कॉन्सेप्ट श्वेत और लाल फास्फोरस के संदर्भ में क्लियर हो जाएगा। और एक बात ध्यान यहां पर यह रखना है कि फास्फोरस के कितने अपरूप हो गए? 5। हो सकता है भविष्य में और भी कहीं खोज हो जाए, लेकिन अब तक कितने अपरूपों का पता चल चुका है? 5 अपरूपों का पता चल चुका है। लेकिन फास्फोरस के इस 5 अपरूप में जो मूल फास्फोरस है वो कौन है? श्वेत। जो मूल फास्फोरस है वो कौन फास्फोरस है? श्वेत फास्फोरस है मूल फास्फोरस। मूल फास्फोरस का मतलब कि बाकी सारे फास्फोरस को इसी से बनाया जाता है। तो फास्फोरस के 5 अपर रूप में फंडामेंटल टाइप्स जो है, मूल फास्फोरस जो है वे श्वेत फास्फोरस है। बाकी सारे फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस के सहायता से ही बनाया जाता है। हम फास्फोरस बनाने के विधि के बारे में बात किए थे ना? तो फास्फोरस जो बनाए थे तो आपका कौन फास्फोरस बना था? हड्डी के राख, बालू और कोक को मिलाकर जो फास्फोरस तैयार किए थे तो उनमें कौन फास्फोरस बना था? तो श्वेत फास्फोरस ही मूल फास्फोरस है। बाकी सारे को इसी श्वेत फास्फोरस से तैयार किया जाता है। क्लियर हो गया? बातों को समझ गए? आइए अब समझते हैं कि लाल फास्फोरस और श्वेत या पीला फास्फोरस के बीच क्या अंतर है। क्लियर? अब हमको कई लोग कहेगा कि नोट में इतना बात नहीं है। अब नोट में जितना टॉप करने के लिए जरूरी है उतना है।
लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड में वर्ल्ड बहुत ज्यादा फेंकना हो गया। देश ले लेते हैं, देश तो छोड़िए, बोर्ड के सारे स्टूडेंट में आप लोग जीएस का सारा क्वेश्चन बना सके। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हम उतना पढ़ा रहे हैं जहां तक आपके प्रश्नों का रेंज एग्जाम लिया है। अब क्वेश्चन देखिएगा, जितना पढ़ा रहे हैं सबसे रिलेटेड कोई न कोई क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन जरूर होगा। और हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं आपको। जो पॉइंट नहीं है उसको नोट कर लेना या समझ लेना है क्या। अब फास्फोरस बनाने का तरीका नोट में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा है, ठीक है ना, तो वो बता दिए हम आपको। अब हम समझेंगे श्वेत या पीला फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस में अंतर को। तो डायरेक्ट लिख दिए, अब बाकी ये फास्फोरस ही है, ये आपको पता ही है। तो श्वेत या पीला फास्फोरस या लाल फास्फोरस में क्या डिफरेंस है, उन सारे डिफरेंस की चर्चा हम आपके सामने में कर देते हैं जो क्लास 12th के एनसीईआरटी में है। सबसे पहला अंतर कि श्वेत या पीला फास्फोरस जो है ये रंगहीन या हल्के पीले रंग का, ये रंगहीन तथा मोम के समान ठोस होते हैं। क्लियर, ये रंगहीन तथा मोम के समान ठोस होते हैं। श्वेत फास्फोरस कलरलेस या कलरलेस नहीं है, तो हल्का पीले रंग इस पर चढ़ा होता है, इसलिए इसे और क्या कहते हैं, पीला फास्फोरस भी कहते हैं। और ये ठोस है। फास्फोरस अधातु सामान्य ताप और दाब में किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन ये कैसा ठोस है, मोम के समान ठोस है, मोम के समान ठोस। दूसरा, यह पारभासी होता है। क्या होता है, पारभासी, ट्रांसलूसेंट होता है। लेकिन अगर लाल फास्फोरस की बात करें तो लाल फास्फोरस लाल रंग का होता है, लाल रंग का। चूर्णित, चूर्णित कहने का मतलब क्या, चूर्णित होता है। और यह जो है आपका अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी, ओपेक्यू, अपारदर्शी होता है। तो श्वेत या पीला फास्फोरस रंगहीन, कलरलेस या हल्के पीले रंग का तथा मोम के समान ठोस होते हैं। जबकि अगर लाल फास्फोरस की बात करिएगा तो लाल फास्फोरस लाल रंग का होता है और ये किससे कैसा होता है, पाउडर के समान होता है, चूर्णित होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिंदूर के समान आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वास्तव में सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड है, वो फास्फोरस नहीं है। यह ध्यान रखना, सिंदूर रासायनिक रूप से क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। एक तरफ श्वेत या पीला फास्फोरस ट्रांसलूसेंट होता है, पारभासी होता है, जबकि लाल फास्फोरस अपारदर्शी, ओपेक्यू होता है, आर पार नहीं दिखेगा इस फास्फोरस से होकर। क्लियर है, याद होते जा रहा है कि नहीं। श्वेत फास्फोरस मोम के समान ठोस होता है, जबकि लाल फास्फोरस पाउडर के समान होता है। श्वेत फास्फोरस पारभासी होता है, जबकि लाल फास्फोरस अपारदर्शी होता है। लाल फास्फोरस अपारदर्शी होता है।
अगला अंतर, श्वेत या पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। तीसरा अंतर, अगर श्वेत फास्फोरस के अणुसूत्र की बात करें तो श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र P4, यानी आप कह सकते हैं कि फास्फोरस जो है आपका टेट्रा एटॉमिक है। क्या है? टेट्रा एटॉमिक का फास्फोरस आपका क्या है? लेकिन लाल फास्फोरस की बात करिएगा तो लाल फास्फोरस की जो अणुसूत्र होता है यह P4N, हालांकि यह अणु भी आपका क्या है? टेट्रा एटॉमिक है। यह अणु भी आपका क्या है? टेट्रा एटॉमिक है। समझे कि नहीं बात को? इसको P4N लिखते हैं। लाल फास्फोरस को अणुसूत्र के रूप में क्या दिखाया जाता है? P4N, और श्वेत फास्फोरस को P4 अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब अणुओं का निर्माण 4 परमाणु से हो तो उसे क्या कहते हैं? जब अणुओं का निर्माण 4 परमाणु से तो उसे क्या कहते हैं? फास्फोरस कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु होते हैं, टेट्रा एटॉमिक होते हैं। क्लियर हो गया? अब कहिएगा इसको P4 लिखते हैं, इसको P4N क्यों लिखते हैं? तो लाल फास्फोरस के संरचना में कई फास्फोरस के अणु आपस में श्रृंखला बनाकर जुड़े रहते हैं, जबकि इसमें कोई अणु श्रृंखला बनाकर जुड़े नहीं रहते। श्वेत फास्फोरस के नमूनों में फास्फोरस के मॉलिक्यूल से एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, इसीलिए डायरेक्ट इसको क्या लिखे? P4। लेकिन लाल फास्फोरस के नमूनों में जो उसके अणु होते हैं वो एक दूसरे से श्रृंखला बनाकर, एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला के रूप में रहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या लिख दिए? P4N। लेकिन दोनों ही फास्फोरस आपका क्या है? टेट्रा एटॉमिक है। दोनों ही फास्फोरस आपका क्या है? टेट्रा एटॉमिक है। दोनों ही फास्फोरस आपका क्या है दोस्तों? टेट्रा एटॉमिक। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला अंतर कि श्वेत फास्फोरस अत्यधिक विषैला होता है, अत्यधिक, जबकि लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता है। लाल फास्फोरस विषैला, श्वेत या पीला फास्फोरस अत्यधिक विषैले होते हैं, जबकि लाल फास्फोरस विषैले नहीं होते हैं। विषैला कौन फास्फोरस? श्वेत या पीला फास्फोरस। लाल फास्फोरस विषैले नहीं होते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, आप जानते होंगे चूहे मारने की जो दवा होती है उसमें एक कंपोनेंट के रूप में फास्फोरस भी रहता है कि नहीं? चूहे मारने के रूप में जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चूहे मारने में जो जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड कौन सी फास्फोरस उपस्थित होगा? श्वेत या पीले ना? अगर आपको पॉइजन बनाने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल करना है, किसी जीव को मारने के लिए फास्फोरस से विषैले पदार्थ का निर्माण करना है, या चूहा मारने के दवा ही बनाना है, तो आप श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल कीजिएगा या लाल फास्फोरस का? किसका? श्वेत का। लाल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, मुंह सोन मरेगा। क्या? क्योंकि लाल फास्फोरस विषैले नहीं होते।
इसीलिए पॉइजन, जहरीले पदार्थ अगर फास्फोरस से बना हुआ है तो 100% वहां पर कौन फास्फोरस है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस नहीं। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात यहां पर यह भी समझिए, आप ये भी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। दिया सलाई उद्योगों में किसका इस्तेमाल होता है? फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। दिया सलाई उद्योगों में हम किस फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे? श्वेत का कर सकते हैं। पता चलेगा दिया सलाई का कर्मचारी। एक समय जब लाल फास्फोरस का खोज नहीं हुआ था तो दिया सलाई उद्योगों में किसका इस्तेमाल होता था? जिसके कारण कई कर्मचारी मर जाते थे अंदर में ही, इसके विषैले प्रकृति के कारण। तो जब लाल फास्फोरस का खोज नहीं हुआ था, दिया सलाई उद्योगों में श्वेत फास्फोरस का ही इस्तेमाल होता था। श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से होता था, फिर भी ये विषैले नहीं बल्कि अत्यधिक विषैले है। कभी कभार दिया सलाई उद्योग के कर्मचारी चपेट में आकर उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जैसे ही लाल फास्फोरस का खोज हुआ तो इसकी प्रकृति विषैली नहीं है, और उसके बाद लाल फास्फोरस का इस्तेमाल दिया सलाई उद्योगों में होने लगा। श्वेत फास्फोरस का उपयोग पूरी तरह से बंद हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो श्वेत क्या नोट में गलत नहीं है, थोड़ा लाल फास्फोरस वाले इलाके में वो बात लिख दी गई है, ठीक है? हाँ, गलत नहीं है। गलत लग रहा है तो उसको आप अपने अनुसार सही कर लीजिए। क्लियर हो गया जी? श्वेत फास्फोरस का अनुसूत्र क्या? लाल फास्फोरस का। दोनों ही फास्फोरस क्या होते हैं? विषैली कौन फास्फोरस? दिया सलाई उद्योगों में लाल फास्फोरस। चूहा मारने की दवा में, विष बनाने में। आइए दोस्तों, अगला अंतर। श्वेत कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है ना? और लाल फास्फोरस। अगला अंतर कि श्वेत फास्फोरस में लहसुन के समान गंध पाया जाता है, जबकि अगर लाल फास्फोरस की बात करें तो यह क्या होता है? गंधहीन होता है। क्या होता है? गंधहीन होता है। श्वेत या पीला फास्फोरस में लहसुन के समान गंध होती है, जबकि लाल फास्फोरस क्या होता है? गंधहीन होता है। अगला अंतर कि श्वेत फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में घुल जाता है। वैसे आप ये बात तो जानते कि फास्फोरस जल में घुलता नहीं है। फास्फोरस जल में घुलता नहीं है, चाहे वो सफेद फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस हो या फिर लाल फास्फोरस। फास्फोरस का कोई भी अपरूप जल में घुलता नहीं है। लेकिन अगर कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन की बात करें तो कार्बन डाइसल्फाइड में श्वेत या पीला फास्फोरस घुल जाता है, श्वेत या पीला फास्फोरस घुल जाता है। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में लाल फास्फोरस नहीं घुलता है, लाल फास्फोरस नहीं घुलता है। क्लियर? क्या हुआ? कार्बन और सही कर ले, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड लिखना है। एक एक पेज रखिएगा तो नहीं होगा ठीक, घस रहा है उसी में, बाद में पता चलेगा ना क्या क्या लिखे हैं। नहीं तो कभी कभी होता है, हमारे साथ खुद हुआ।
क्लासरूम में जम कर लिख लिए, एक सप्ताह तक पढ़वे नहीं किए हैं, अगला सप्ताह से अंदाजे ना रहे क्या लिखे क्या। क्लियर हो गया? अगला अंतर पर आए तो नोट में जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया है उसको कार्बन डाई सल्फाइड CH2 कर लेना है। CH2 विलयन में कौन घुलेगा? श्वेत फास्फोरस। लाल फास्फोरस नहीं घुलेगा, लाल फास्फोरस नहीं घुलेगा। आगे बढ़े दोस्तों, 6 अंतर याद हो गया। आइए अगला अंतर, श्वेत या पीला फास्फोरस। और अगला अंतर है कि यह अत्यधिक क्रियाशील होते, अत्यधिक क्रियाशील, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इसको आप हवा में रख दीजिए, तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा P4O10। पहुंच दीजिएगा बैलेंस। अब P4O10 को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड ही पढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा एक बात को, P2O5 को भी पढ़ते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और P4O10 को भी पढ़ते हैं फास्फोरस पेंटा। दोनों कंपाउंड को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड ही पढ़ा जाता है। तो ये जो श्वेत फास्फोरस होते हैं, श्वेत फास्फोरस होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। हवा में इसको बाहर में खुला छोड़िएगा, तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल उठेगा और जल करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाएगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और यही कारण इसका भंडारण जल में करते हैं, इसका भंडारण जल में करते हैं। क्यों? तो अत्यधिक क्रियाशील है। लेकिन अगर लाल फास्फोरस की बात करें तो यह श्वेत फास्फोरस से कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील ये भी है, लेकिन यह सामान्य ताप पर किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि अगर लाल फास्फोरस को भी अगर ऑक्सीजन के साथ भिड़ाइएगा तो अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन यह तब अभिक्रिया करेगा जब इसको आप क्या करिएगा? गर्म करिएगा। श्वेत फास्फोरस बिना गर्म किए अभिक्रिया करके जल उठेगा, लेकिन लाल फास्फोरस को आप तबे, लाल फास्फोरस ऑक्सीजन से तभी अभिक्रिया करेगा जब आप इसे क्या करिएगा? बिना गर्म किए ये कमरे के ताप पर कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि इसका भंडारण जल में करने की कोई जरूरी, इसका भंडारण जल में करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो ये निश्चित ताप पर अभिक्रिया करता, अभिक्रिया तब करेगा, तब क्या होगा? जब इसे आप क्या करिएगा? गर्म। क्लियर हो गया? अंतर देख लिए। और अगला अंतर कि श्वेत फास्फोरस स्फुर दीप्ति फास्फोरेसेंस प्रदर्शित करता है। ठीक है, स्फुर दीप्ति प्रदर्शित करता है, लेकिन लाल फास्फोरस स्फुर दीप्ति प्रदर्शित नहीं करता है। स्फुर दीप्ति प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर? तो इतना अंतर ही काफी है।
एक बार देख ले क्या क्या अंतर पड़े हैं। एक बार आइए देख लेते क्या। बैक और लिख रहा है तो पहले सुनना है उसके बाद लिखना है, ठीक है। बहुत देख देख लिखता, पहले सुन लीजिए क्या बोले हैं और उसके बाद लिख डालिए, इससे माइंड भी शार्प होगा। नहीं देख रहे हैं क्रियाशील है पूर्ण विराम, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना। सुन लिए श्वेत फास्फोरस स्फुर दीप्ति प्रदर्शित करता है, सुन के समझ लिए कि श्वेत फास्फोरस स्फुर दीप्ति प्रदर्शित करता है और तुरंत लिख डालिए श्वेत फास्फोरस स्फुर दीप्ति प्रदर्शित करता है लाल फास्फोरस। क्या लिख लिए? अब एक बार रिवीजन होगा। आइए देखिए, सबसे पहले पढ़े थे कि श्वेत फास्फोरस रंगहीन होता है या हल्के पीले रंग का होता है और ये मोम के समान ठोस होता है, जबकि लाल फास्फोरस लाल रंग का होता है और यह चूर्णित होता है या पाउडर के समान होता है। श्वेत या पहला फास्फोरस क्या होता है? पारभासी होता है, लाल फास्फोरस अपारदर्शी होता है, लाल फास्फोरस अपारदर्शी होता है। उसके बाद श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र और लाल फास्फोरस का P4 हॉल, लेकिन दोनों ही फास्फोरस क्या होते हैं? टेट्रा एटॉमिक होते हैं दोनों ही फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस अत्यधिक विषैला होता है, लाल फास्फोरस विषैले नहीं होते, लाल फास्फोरस विषैले। उसके बाद श्वेत फास्फोरस में लहसुन के समान गंध होती है, लेकिन लाल फास्फोरस गंध हीन होते हैं। श्वेत फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, लेकिन लाल फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता है, कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता है। श्वेत या पीला फास्फोरस अत्यधिक वायु में केवल खुला छोड़ देने पर यह तुरंत जल उठता है, इसीलिए श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखना पड़ता है, जबकि लाल फास्फोरस उतना क्रियाशील होता है लेकिन श्वेत से कम, और ये अभिक्रिया करता है गर्म होने के, इसलिए इस फास्फोरस को जल में भंडारित करने की कोई आवश्यकता। उसके बाद श्वेत फास्फोरस स्फुर दीप्ति प्रदर्शित करता है लाल फास्फोरस, और स्फुर दीप्ति क्या है ये कई बार हम बता चुके। क्लियर? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि शुरुआत में जो हम पढ़े थे कि फास्फोरस के 5 अपर रूप हैं, उन 5 अपर रूप में मूल फास्फोरस कौन है? श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को हम मूल फास्फोरस इसलिए कहते हैं कि उसी श्वेत फास्फोरस से बाकी सारे फास्फोरस को बनाया जाता। तो जो लाल फास्फोरस है उसका भी निर्माण किससे होगा? श्वेत फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस का निर्माण कैसे होता है? तो श्वेत या पीला फास्फोरस को जब आयोडीन की उपस्थिति में, आयोडीन डायटोमिक है इसीलिए I2 लिखे हैं, आयोडीन की उपस्थिति में 513 को सही करिए, 523 लिखिए, 523 केल्विन गर्म करते हैं तो श्वेत फास्फोरस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लाल फास्फोरस। नोट में 513 जो है उसको 523 केल्विन कीजिए। श्वेत फास्फोरस को आयोडीन की उपस्थिति में 523 केल्विन गर्म करने पर श्वेत फास्फोरस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? और पुनः लाल फास्फोरस को किसी अक्रिय
गैस की उपस्थिति में, कोई भी अक्रिय गैस की उपस्थिति में 823 केल्विन गर्म कर देंगे तो फिर लाल फास्फोरस क्या बन जाएगा? श्वेत फास्फोरस बन जाएगा। लाल फास्फोरस क्या बन जाएगा? तो श्वेत फास्फोरस को आयोडीन की उपस्थिति में 523 केल्विन गर्म करने पर वह कौन सा फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है? लाल फास्फोरस में। और पुनः अगर लाल फास्फोरस को आप श्वेत फास्फोरस बनाना चाहते हैं तो लाल फास्फोरस को अक्रिय गैस की उपस्थिति में 823 केल्विन गर्म कर दीजिए, लाल फास्फोरस क्या बन जाएगा? यानी श्वेत को 523 केल्विन गर्म करिए लाल, और लाल को 823 गर्म करिए तो क्लियर हो गया। तो श्वेत फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदला जा सकता है और लाल फास्फोरस को भी श्वेत फास्फोरस में, यानी दोनों फास्फोरस को एक दूसरे में बदला जाना संभव है। और कैसे? तो ये आपके सामने में। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों, एक विषैली गैस, विषैली गैस, एक है फॉस्फीन। जानते हैं एक बात, इसी से मिलता जुलता एक और विषैली गैस है, वो है फॉस्जीन। एक फॉस्फीन और दूसरा, दोनों विषैली गैस है जिसमें एक फास्फोरस से बनता है, दूसरा क्लोरीन से बनता है, लेकिन नाम दोनों का मिलता जुलता है कि नहीं है? यहां पर दो गैस है, एक फॉस्फीन और दूसरा फॉस्जीन, दोनों विषैली गैस, लेकिन एक फास्फोरस से बनता है और एक क्लोरीन से बनता है। तो हम इसको ट्रिक दे देते हैं याद करने का। देखिए, फॉस्फीन में फोफो है, फोफो मतलब फास्फोरस, इसमें अकेले फो है, तो फास्फोरस से वो गैस बना है जिसमें फोफो है। अब बोलिएगा नहीं ना, कभी कभार मिस्टेक हो जाता है। अब क्वेश्चन में जहां फॉस्फीन पूछता है वहीं में सी नंबर में देता है फॉस्जीन, इधर उधर हुए एक गलत हो गया। तो फॉस्फीन और फॉस्जीन दोनों विषैले गैस है, एक फास्फोरस से बनता है और दूसरा क्लोरीन से बनता है। दोनों विषैले गैस है, दोनों का इस्तेमाल युद्धों में किया जाता है। तो फास्फोरस से जो बनता है तो उसके लिए आपको याद रखने का ट्रिक बता दिए, फोफो नहीं भूलिएगा, भूल जाइएगा। तो आइए दोनों को एक साथ बता देते हैं, फोफो। फॉस्फीन, इसका फॉर्मूला पीएच और इसका COCl2, इसको पढ़ते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल। अब जानिए कि फॉस्फीन विषैली गैस है जो फास्फोरस से बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि फॉस्फीन किस फास्फोरस से बनाया जाता है, किससे? कौन फास्फोरस? अगर विषैली है तो निश्चित तौर पर श्वेत फास्फोरस से बनेगा। लाल फास्फोरस से विषैला बनेगा? लाल फास्फोरस खुद विषैले नहीं है तो क्या विषैला बनाएगा किसी चीज? तो फॉस्फीन जो है या एक विषैली गैस है, तो निश्चित तौर पर इसका निर्माण श्वेत फास्फोरस से ही होगा। श्वेत फास्फोरस से, श्वेत फास्फोरस को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में डाल देते हैं, श्वेत फास्फोरस को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के
जलीय विलयन में डाल देते हैं, तब जाकर बनता है आपका पीएच 3 यानी कि फॉस्फिन गैस और सोडियम मेटाफॉस्फाइड। इसको पढ़ते हैं सोडियम मेटाफॉस्फाइड, सोडियम मेटाफॉस्फाइड। तो जब श्वेत फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में डालते हैं तो कौन सा गैस बनता है? फॉस्फीन। अब आप कहिएगा कि लाल फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में डाल देंगे तो क्या फॉस्फीन नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए भी कि लाल फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया ही नहीं करता है। लाल फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर? बैलेंस हुआ न हुआ? 3 3 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हुआ। हो गया? बैलेंस करना अब तक नहीं सीखे हैं। ये केवल अनुमानों के आधार पर होता है, ठीक है, केवल अनुमान के आधार पर। वैसे ही सब चर्चित रिएक्शन है तो हमको तो याद रहता है, तो ठीक है। इतनी बार मतलब जो भी रिएक्शन जैसे प्रकाश संश्लेषण का बैलेंस याद ही रहता है बहुत को कि 6 12 6 6 लगाना है। क्लियर हो गया? फॉस्फीन बनकर तैयार हो गया। तो फॉस्फीन एक बहुत विषैली गैस है। इसका इस्तेमाल युद्ध में होता है और आजकल तो युद्धों में भी नहीं होता है क्योंकि इससे एकदम जेनोसाइड हो जाएगा, जनसंहार। तो इस गैस का इस्तेमाल अब युद्धों में भी नहीं होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में किए गए थे, अब बंद है इसका इस्तेमाल। बहुत विषैली गैस है और यह रंगहीन गैस है, लेकिन इसमें सड़ी हुई मछली की तरह गंध होती है। इस फॉस्फीन में सड़ी हुई मछली की तरह गंध होती है, सड़ी हुई मछली की तरह। और याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जो अपरूप ओजोन है, ओजोन भी सड़ी हुई मछली की तरह गंध मारता है। ओजोन में भी सड़ी हुई मछली की तरह गंध होती है और इस फॉस्फीन में भी सड़ी हुई मछली की तरह गंध होती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अगर आपसे पूछा कि फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है और फॉस्फीन बनाने की औद्योगिक विधि क्या है, तो दोनों विधियां ही है। अगर लैब में फॉस्फीन तैयार करना है, इसी रिएक्शन का पालन करेंगे और व्यापारिक स्तर पर तैयार करना है तो इसी रिएक्शन का पालन करेंगे। अब दूसरा मिलता जुलता गैस कौन है? फॉस्फीन। फॉस्फीन COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। एक CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, कोलोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ने पर यह कौन सा गैस बनाता है? फॉस्फीन। तो फॉस्फीन नामक विषैली गैस को आप कोलोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl, कोलोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ दीजिएगा, वह कौन सी विषैली गैस बनाएगा? फॉस्फीन। एक जमाने में कोलोफॉर्म का इस्तेमाल निश्चेतक के तौर पर बेहोश करने के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में कोलोफॉर्म का इस्तेमाल निश्चेतक के तौर पर बिल्कुल एनेस्थेटिक एजेंट यानी वो दवा जो बेहोशी लाता है। सर्जरी करने में बेहोशी लाना जरूरी है और बेहोशी लाने वाला दवा को एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। तो एक समय कोलोफॉर्म का एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसको सूंघने से बेहोशी आती है। लेकिन इधर उधर किए कोलोफॉर्म का संपर्क किससे हुआ?
तो सीधा अब उसके बाद बेहोशी के बाद समझ गए ना क्या बन गया फौजी। इसलिए वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो चुका है। अब ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल वर्तमान में बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एक हानिकारक गैस बनाता है। कौन? या विषैला गैस बनाता है। कौन? वर्तमान समय में एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? और दूसरा तरीका है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को किससे अभिक्रिया कराइए? क्लोरीन से, और इसी तरह करवाया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्लोरीन से अभिक्रिया करके कौन गैस तैयार हो गया? फॉस्जीन गैस तैयार हो गया। क्लियर? और इस तरह से आपका फास्फोरस समाप्त हो चुका है। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फास्फोरस का? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए? तो फास्फोरस समाप्ति की घोषणा कर दें। बहुत उठकर जाने भी लगा है। अगला नॉन मेटल कौन है? ऑक्सीजन। ये तो बड़ा बवंडर है जी। ऑक्सीजन का तो उसको तो बनाने पड़ेगा 3-4 विधि से। फेवरेट टॉपिक है परीक्षा का ऑक्सीजन। अब परमाणु वायु है ही। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? परमाणु वायु। तो आइए अगले क्लास में परमाणु वायु ऑक्सीजन को हम देखेंगे। फास्फोरस से रिलेटेड प्रश्न सारा आज ही बना लीजिएगा। क्या जी? रख लो घर पर लगाना क्या? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में ऑक्सीजन के साथ।